हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन माय चैनल एके एक्सप्लोरर। साथियों, हमने इससे पहले लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का मॉडल पेपर 1 का पार्ट फर्स्ट हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक के हमने क्वेश्चन एनालिसिस किए थे। साथियों, आज हम आगे उसी सीरीज़ में मॉडल पेपर 1 के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 51 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे साथियों। और आपको पहले वाला वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर आप कमेंट करेंगे साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। विच इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ ड्यूरे प्रिंसिपल ऑफ बुक सेलेक्शन। जो पुस्तक चयन का ड्यूरे सिद्धांत है उसका केंद्रीय थीम यानी मुख्य थीम क्या है। तो उसका जो मेन केंद्रित है ड्यूरे प्रिंसिपल वो किस पे है, तो रीडर पे है साथियों। जो पाठक होता है उसकी जो डिमांड होती है उस पे केंद्रित है ड्यूरे प्रिंसिपल। जो ड्यूरे प्रिंसिपल किस लिए यूज़ में आता है, तो पुस्तक चयन के यूज़ में आता है। ड्यूरे प्रिंसिपल कब दिया गया था, तो 1930 में ड्यूरे प्रिंसिपल दिया गया था पुस्तक चयन के लिए साथियों। तो ध्यान रखना, ये नोट डाउन कर लेना साथियों, है ना, अपने बुकलेट में नोट डाउन कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। द 52 क्वेश्चन इज टेक्निकल सेक्शन। तकनीकी सेक्शन परफॉर्म मेनली टू फंक्शन। जो अपना तकनीकी सेक्शन होता है लाइब्रेरी का, उसमें मुख्यतः दो कार्य किए जाते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन और दूसरा है कैटालॉगिंग। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। जो अपना तकनीकी सेक्शन है उसमें लाइब्रेरी के 2 कार्य किए जाते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन और दूसरा है कैटालॉगिंग। तो ध्यान रखना, ये डायरेक्ट भी आपको पूछा जा सकता है कि जो तकनीकी सेक्शन है उसके मुख्यतः 2 कार्य कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग आपको सही करने हैं साथियों, ध्यान रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। ऑल पार्ट एंड पेजेस ऑफ ए वॉल्यूम आर करेक्टली सिक्वेंटेड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ बाइंडिंग प्रोसेस नाउन एज। यानी कि हम जो बाइंडिंग प्रोसेस होता है किसी भी बुक्स का या पीरियोडिकल का हम बाइंडिंग करते हैं, तो उसका जो पहला स्टेज है, सबसे पहला कार्य जो है हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके जो पार्ट्स और पेजेस होते हैं, जो उसके अलग अलग पार्ट्स और पेजेस होते हैं अलग अलग वॉल्यूम के, उनको एक जो राइट उनका सही क्रम में उनको हम जो स्थापित करते हैं, सही क्रम में उनको लगाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको कलेक्टिंग यानी ऑप्शन नंबर डी कलेक्टिंग के नाम से उसको जाना जाता है। तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। द 54 क्वेश्चन इज ब्लैंक इज एन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक्स। कौन सा एक इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक्स है ना, विच शो द पोजिशन ऑफ एनी बुक ऑन द सेल्फ। जो अपनी लाइब्रेरी की सेल्फ होती है उनमें जो पुस्तक की सही स्थान को निर्धारित करने वाली कौन सी चीज़ है, तो वो कौन सी है, सेल्फ लिस्ट साथियों। आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि बे गाइड, लेकिन बे गाइड पता है आपको किस में यूज़ होती है। जब भी हम लाइब्रेरी के सेक्शंस की बात करेंगे तो उसके दिशा निर्देश के लिए, उसकी पोजीशन के लिए बे गाइड उपयोग में आती है साथियों, है ना। उसके अलावा ऑथोरिटी फाइल आपको पता ही है, जो ऑनलाइन ग्रीन स्टोन डिस्पेस ये सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ऑथोरिटी फाइल यूज़ में आती है। ऑथोरिटी फाइल जो है उसके लिए उपयोगी है। एक्सेशन लिस्ट आपको पता ही है, जब भी कोई बुक्स या पीरियोडिकल लाइब्रेरी के अंदर आती है तो उसकी उसी दिनांक में, उसी क्रम में, जिस क्रम में वो लाइब्रेरी में एंटर हो रही है उसी क्रम में उसको एक्सेशन लिस्ट के अंदर दर्ज किया जाता है। और प्रत्येक बुक के लिए एक अलग से, प्रत्येक बुक को एक अलग एक्सेशन नंबर दिया जाता है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। विच कमीशन रिकमेंडेड प्रोविजन ऑफ 6.5 to 10% फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बजट ऑफ द लाइब्रेरी। तो कौन सा कमीशन है जिसने जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय का बजट है उसका 6.5% से लेकर 10% तक लाइब्रेरी के लिए निर्धारित करने के लिए अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है। तो कौन सा आयोग है वो, तो वह है कोठारी कमीशन। तो जो कोठारी कमीशन है, कोठारी जी की अध्यक्षता में
तो 1964 के अंदर यह कमीशन बैठा था और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। साथियों ध्यान रखना, 1964 में यह कमीशन बैठा था और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। साथियों तो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाइब्रेरी कमेटी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो लाइब्रेरी कमेटी है वो डॉक्टर रंगनाथन की अध्यक्षता में बिठाई गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर SR रंगनाथन की अध्यक्षता में। कब बिठाई गई थी? तो 1957 में, है ना साथियों। कब बिठाई गई थी? 1957 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 1959 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। हैज़ रिकमेंडेड दैट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी शुड प्रोवाइड, यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को चाहिए प्रति विद्यार्थी और प्रति अध्यापक फॉर बॉइंग रीडिंग मटेरियल, यानी जो रीडिंग मटेरियल की खरीद के लिए जो शैक्षणिक पुस्तकालय है उसको प्रति विद्यार्थी और प्रति टीचर कितना बजट मिलना न्यूनतम आवश्यक है। तो इस कमेटी ने जो प्रस्तुति दी है, देखो 25 नहीं, 20 नहीं। द नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे 15 and 200, इट इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर इन अबोव क्वेश्चन। द 15 रुपीज़ पर स्टूडेंट एंड 200 रुपीज़ इज पर टीचर, है ना। दिस इज रिकमेंडेड बाय द कमेटी ऑफ SR रंगनाथन इन द प्रेसिडेंट ऑफ SR रंगनाथन एंड द कमेटी इज ए लाइब्रेरी कमेटी। दिस कमेटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय UGC, है ना। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, पिजन होल रैंक कैन बी यूज्ड फॉर। जो पिजन होल रैंक होती है किसके लिए उपयोगी है साथियों, है ना। पिजन होल रैंक जिसमें आपने देखा होगा ये इस तरह की पिजन होल रैंक होती है ना। ये किस लिए उपयोगी होती है? तो साथियों ये होती है हमारी जो पत्रिकाएं होती है पीरियोडिकल, उनके डिस्प्ले करने के लिए। किसको डिस्प्ले करने के लिए? पीरियोडिकल्स को, है ना। इस तरह की रैंक किसके लिए? पिजन होल रैंक किसके लिए उपयोगी है साथियों? पीरियोडिकल डिस्प्ले के लिए, है ना। एक पीरियोडिकल इवेल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय इज डन थ्रू। जो एम्प्लॉय होता है किसी भी फील्ड का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसका पीरियोडिकल इवेल्यूएशन करने के लिए किस तरह से हम उसका पीरियोडिकल एवेल्यूएशन करते हैं? तो उसका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसके द्वारा ही कर्मचारी का पीरियोडिकल एवेल्यूएशन किया जाता है, यानी 58 का राइट आंसर B। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59, इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड कंपेटेंस ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस। अगर कंटिन्यूइंग बेसिस की बात करते हैं तो जो कंटिन्यूइंग बेसिस के अंतर्गत ये मान लो कि लगातार अगर स्किल्स एंड कंपेटेंस किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी संगठन के अंदर हमारे को लगातार प्रोसेस या लगातार इंक्रीमेंट की बात किया जाता है कि लगातार किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, तो वो किस श्रेणी में आता है? तो वो TQM की श्रेणी में आता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ही कार्य है किसी की लगातार हमें बढ़ते रहना चाहिए। किसका? TQM का, है ना साथियों। TQM का सिद्धांत कब आया था? एक बार कमेंट करेंगे साथियों, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में इसका आंसर बताऊंगा आपको। एक बार कमेंट करें। 59 का आंसर, सॉरी 59 का आंसर A है, लेकिन TQM के कब आई थी? तो TQM का आपको कमेंट करना है साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी की वार्षिक रिपोर्ट होती है उसके दो पार्ट में ये रिपोर्ट होती है। तो वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिकल पार्ट, है ना। एक तो वर्णनात्मक पार्ट होता है और एक सांख्यिकीय पार्ट होता है ना साथियों। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन नंबर D। अब आपको मैं बता देता हूँ TQM कब आया था। तो 1985 के अंदर TQM आया था ना साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61, इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस इन द लाइब्रेरी वर्ल्ड
वेयर बाय द लाइब्रेरी स्टाफ ब्रिंग टुगेदर ए वेराइटी ऑफ मटेरियल टू मीट पैट्रन डिमांड। जो पैट्रन की डिमांड्स होती हैं, जो यूजर्स की डिमांड होती है उसके लिए, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, तो यूज़र की डिमांड। तो यूज़र की डिमांड के लिए हम एक सार्वभौमिक जो प्रोसेस होता है लाइब्रेरी का, है ना, वेयर बाय लाइब्रेरी स्टाफ ब्रिंग टुगेदर, है ना, तो ये कौन सा एक प्रोसेस होता है, कौन सा है यूनिवर्सल प्रोसेस लाइब्रेरी का, तो कलेक्शन डेवलपमेंट, है ना, किसी भी लाइब्रेरी का कलेक्शन डेवलपमेंट जो है यूनिवर्सल प्रोसेस है साथियों। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, PPBS। कई बार PPBS की फुल फॉर्म आपको पूछ ली जाएगी कि PPBS इज स्टैंड फॉर, तो किसके लिए, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। साथियों याद रखने वाली बात यह है कि आपको जो इसकी फुल फॉर्म देगा उसमें प्रोग्रामिंग को कहीं बार पहले देके प्लानिंग को बाद में देगा, तो वो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि जब एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछेगा PPBS स्टैंड फॉर, तो क्या देगा, प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग सिस्टम, जो कि गलत हो जाएगा। और सही ऑप्शन क्या होगा, प्लानिंग पहले, प्रोग्रामिंग उसके बाद, फिर बजटिंग सिस्टम, है ना साथियों। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी बात है कि इसका जो परिचय कराया किसने, चार्ल्स हच ने, है ना, किसने, चार्ल्स हच ने। ये ध्यान रखना, आने वाले एग्ज़ाम में मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि PPBS का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत तो आपको साथियों दिया गया था 1961 में, किसके द्वारा दिया गया, आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि PPBS जो 1961 में दिया गया किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स हच, है ना। ये ध्यान रखना साथियों, अभी आपको बता दे रहा हूँ, बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं, ये क्वेश्चन तो कहीं कहाँ से आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, है ना। 1961 इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 63 की। टेलर फेमस वर्क, टेलर का जो प्रसिद्ध कार्य है, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, तो FW टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का पितामह भी कहते हैं ना। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर। तो सबसे पहले यह कार्य कब प्रकाशित किया गया था टेलर के द्वारा, तो 1911 में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 1911। 63 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। खालिस्तान इज ए डायनामिक एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी। डायनामिक और कंटिन्यूस एक्टिविटी क्या है, तो ये है कलेक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या है, कलेक्शन एंड डेवलपमेंट इज ए डायनामिक एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी। किसी भी लाइब्रेरी के लिए अपने कलेक्शन का लगातार विकास करना ही उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है ना। तो ध्यान रखना, डायनामिक एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी क्या है, तो कलेक्शन है डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। द लाइब्रेरियंस इफेक्टिव टूल इन मेकिंग द रिसोर्सेज टू द रीडर इज एन एडेक्यू विच फंक्शन इज टू इंटरप्ट द लाइब्रेरी टू द रीडर। तो साथियों हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर द लाइब्रेरियंस इफेक्टिव टूल इन मेकिंग द रिसोर्सेज, यानी संसाधनों को बनाने में, टू द रीडर इन एन एडेक्यूट विच फंक्शन इज इंटरप्ट द लाइब्रेरी टू द रीडर। इंटरप्ट द लाइब्रेरी टू द रीडर, यहाँ पे हम पाठक की दृष्टिकोण से बात करें संसाधनों को बनाने में, तो पाठक के दृष्टिकोण में कैटालॉग इज इम्पोर्टेंट। पाठक के दृष्टिकोण में क्या है, तो कैटालॉग। तो जो हमारा पाठक होता है उसके लिए संसाधनों को चुनना, है ना, वो किसकी सहायता से चुनेगा, तो अपनी सूची जो है लाइब्रेरी की उसमें देखेगा कि उसके लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। और साथियों अगर हम यहाँ पे रीडर नहीं होके यूजर्स स्टाफ होता, लाइब्रेरी स्टाफ की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो लाइब्रेरी स्टाफ के लिए अगर रिसोर्सेज का डेवलप करना है तो वो कौन सा टूल इम्पोर्टेंट टूल है उनके लिए, कौन सा इफ़ेक्टिव टूल है, तो वो है
क्लासिफिकेशन। अगर यहाँ पे स्टाफ की बात की जाएगी तो कौन सा है क्लासिफिकेशन, और अगर रीडर की बात की जाए तो कौन सा है कैटालॉग। ये ध्यान रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज 66 नंबर क्वेश्चन। अडॉप्टेड हेनरी फ्यूल आइडिया एंड रीस्टेटेड द फंक्शन अंडर द कैचवर्ड पोस्टकॉर्प। पोस्टकॉर्प किसने दिया था साथियों? पोस्टकॉर्प किसका है? लूथर गुलिक का, है ना। किसका है? लूथर गुलिक का। कब दिया गया था? तो 1937 में दिया गया था साथियों इसको, लूथर गुलिक के द्वारा पोस्टकॉर्प को। पोस्टकॉर्प में कितने हैं? तो इसके ये 7 भागों में विभाजित है पोस्टकॉर्प। आपको 8 वर्ड लगेंगे यहाँ पे, सॉरी 8 लेटर्स हैं, लेकिन कितने फंक्शन है इसके? 7। अब कैसे? सबसे पहले पी किसके लिए है? प्लानिंग के लिए, है ना। ओ किसके लिए है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एस किसके लिए? स्टाफिंग के लिए। किसके लिए है? स्टाफिंग के लिए। नेक्स्ट डी किसके लिए है? तो डायरेक्टिंग के लिए। किसके लिए? डायरेक्टिंग के लिए। सी किसके लिए? अब ये सी नहीं है साथियों, यहाँ पे हम सी और ओ को साथ में लेंगे, तो ये है कोऑर्डिनेशन के लिए, है ना। किसके लिए? कोऑर्डिनेटिंग बोल सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेटिंग, है ना। R4 किसके लिए है? तो रिपोर्टिंग के लिए है। और B4 किसके लिए है? तो ये है बजटिंग के लिए, है ना साथियों। तो ये 7 फंक्शन है पोस्टकॉर्प के, जो मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म आपको बता दी है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं साथियों, है ना। और ध्यान रखना ये नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा 1937 के अंदर लूथर गुलिक के द्वारा, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। द ऑर्डर रिक्वेस्ट वन टाइटल और मल्टीपल टाइटल डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द सिस्टम। यानी कि ऑर्डर रिक्वेस्ट यानी हम किसी भी चीज़ का ऑर्डर करते हैं, बुक्स वगैरह का मान लो एग्जाम्पल के लिए बुक्स का हम ऑर्डर कर रहे हैं कि हमारे को एक ही टाइटल मंगवाना है या कई सारे टाइटल मंगाना है, तो ये डिपेंड किसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कौन से सिस्टम की कैपेबिलिटी पे ये है डिपेंड करता है साथियों। तो ये किसकी? तो ये जो हमारा एक्विजिशन सेक्शन होता है, जो हमारे को बुक्स वगैरह का सिलेक्शन करके जो ऑर्डर करता है उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि सिलेक्शन के कैपेबिलिटी पे नहीं। सिलेक्शन तो जो पाठकों के लिए अच्छी अच्छी बुक्स है उनका चयन करके दे देगी कमेटी, लेकिन जो एक्विजिशन सेक्शन है उसी पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितना बजट है, उसको कौन कौन से बुक्स के कितने टाइटल्स मंगवाने हैं। तो ये सारा किस पे, किसकी कैपेबिलिटी पे? तो एक्विजिशन सेक्शन की कैपेबिलिटी पे, है ना साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये उल्टा हो गया, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी यानी एक्विजिशन, है ना। ये बिल्कुल इसका सही जवाब है साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी जस्ट मैंने आपको बताया था, कौन था? F.W. टेलर। और इसका जो प्रसिद्ध सिद्धांत है कब आया था? 1911 में, है ना। अभी हमने जस्ट पहले देखा था साथियों। तो आपको ध्यान रखना साथियों, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। द टर्म हैज़ बीन वेरियसली डिफाइंड बाय डिफरेंट ऑथर, है ना। द टर्म कौन से टर्म है जो अलग अलग लेखकों द्वारा, है ना, अलग अलग तरह से डिफाइन की गई है। मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साथियों मैनेजमेंट के सिद्धांत और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल इसके सही जवाब है। ए और सी दोनों इसके सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट के भी कहीं लेखकों द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। इसके अलावा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है F.W. टेलर के अलावा भी कई वैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया है। तो ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। साथियों एक चीज़ और बता दो, सॉरी, इसमें A, C और D भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो भी कई वैज्ञानिकों ने दिया है। तो इसमें कई सारे जवाब होने की वजह से पर्टिकुलर एक जवाब नहीं हो गया, A, C और D तीनों इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। खालिस्तान रेफर टू द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग, ऑर्डरिंग एंड मेकिंग द पेमेंट फॉर द रिक्वायर्ड मटेरियल का पेमेंट वगैरह हम करते हैं। तो किसके बाद, कौन से प्रोसेस के बाद में करते हैं हम?
एक्विजिशन के बाद में, है ना। जो भी हम पुस्तक वगैरह जो भी खरीद रहे हैं वो जब हमारी पुस्तकालय में प्राप्त हो जाएगी उसके बाद हम उसको एक्विजिशन कर लेंगे, तो उसके बाद ही, है ना, आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी पेमेंट किसके बाद? एक्विजिशन के बाद, है ना। क्वेश्चन नंबर 71, साइफाइंडर ए क्यूरेटेड डेटाबेस ऑफ केमिकल एंड बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। तो साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली कि साइफाइंडर किसका डेटाबेस है। नेक्स्ट एग्जाम में आपको डेफिनेटली पूछने वाला है कि साइफाइंडर किसका डेटाबेस है, तो ये है केमिकल और बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन का। किसका? केमिकल और बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन का। ये आप गारंटी के साथ नोट डाउन कर लेना साथियों, ये ज़रूर 100% पूछा जाएगा कि साइफाइंडर किसका डेटाबेस है, तो ये केमिकल और बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन का डेटाबेस है। तो यह पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 के अंदर यह पहली बार लॉन्च किया गया था साथियों हमारा उद्देश्य सिर्फ ना केवल ये क्वेश्चन याद कराना है, बल्कि इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर बाकी आने वाले एग्ज़ाम में कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं वो सारा हल करवाना मेरा आपको प्रमुख उद्देश्य है, ताकि आपको पता चले और आप जब पढ़ें तो हमारे यहाँ से सीखें कि किस तरीके से हमारे को एक ही क्वेश्चन में से अलग अलग क्वेश्चन निकालना है और क्या क्या हमारे को तैयार करना है, ताकि हमारा जो है डेफिनेटली सिलेक्शन हो और हम लाइब्रेरी सेक्टर में अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन FRBR मॉडल। FRBR मॉडल कब आया था साथियों? 1998 में। FRBR की फुल फॉर्म आप सबको पता ही है साथियों, अगर नहीं पता तो नोट डाउन कर लेना। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, है ना। क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, नोट डाउन कर लेना सभी साथी इसको, है ना। तो FRBR मॉडल के पर आधारित कौन सा नहीं है? तो साथियों इसमें देखो लिबसोल नहीं है, रेड लाइट ग्रीन है, वर्चुआ ILS है, बिप्सिस है, यानी ये तीनों तो सही है लेकिन लिबसोल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का नोट पूछा है, तो नोट में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट पूछा है RDA इज़ डिवाइडेड इन हाउ मैनी सेक्शन। देखो 10 सेक्शन में, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया साथियों। मैंने ये क्वेश्चन RPSC से नहीं उठाया, बल्कि मैंने ये क्वेश्चन अलग से बनाया है। और ये क्वेश्चन किस में पुट अप हुआ है? अभी हाल ही में जब RPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन की जो भर्ती हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से जो एक पोस्ट के लिए भर्ती हुई थी 31 मार्च 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। इसमें एक ऑप्शन 9 की जगह आई थिंक 13 था, बट ऑप्शन राइट आंसर इसमें 10 होगा, है ना। उसमें कई लोगों ने 13 कर दिया था, लेकिन वो गलत था, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था साथियों। तो 73 का राइट आंसर बी ऑप्शन, यानी RDA कितने भागों में विभाजित है? तो 10 में, है ना। कितने में? 10 में। तो 73 का राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 73। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74, विच वन इज द रूल्स ऑफ WCR2 रिफ्लेक्ट द कैनन ऑफ अ सर्टेन एबिलिटी, है ना। WCR2 रिफ्लेक्ट द कैनन ऑफ अ सर्टेन एबिलिटी। तो कौन सा ये कैनन ऑफ अ सर्टेन एबिलिटी, है ना, कौन सा रूल? तो चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, किसके लिए? मुख्य स्रोत, सूचना का जो भी मुख्य स्रोत होता है उसके लिए, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ डिस्ट्रीब्यूटेड कैटालॉग, है ना, किससे संबंधित है? डिस्ट्रीब्यूटेड कैटालॉग। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड कैटालॉग से संबंधित है साथियों? तो Z39.50, ऑप्शन नंबर डी। जो Z39.50 है, यह सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए भी उपयोगी है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए, है ना। किसके लिए? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए। कौन सा? Z39.50 अक्सर पूछा जाता है साथियों, याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना। अभी हाल ही में RPSC द्वारा जो भी मैंने बताया 31 मार्च वाला जो एग्ज़ाम था, उसमें
फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर बोथ पेपर में Z39.50 के लिए पूछा गया था। यह सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए उपयोग में किया जाता है। सेम क्वेश्चन दोनों पेपर में पूछा गया था साथियों, तो ध्यान रख लेना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Z39.50 को हर एक पेपर में मोस्ट प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। नैन्सी बी ओल्सन कैटालॉगिंग इंटरनेट रिसोर्सेज ए मैनुअल एंड प्रैक्टिकल गाइड इज बेस्ड ऑन। तो नैन्सी बी ओल्सन कैटालॉगिंग इंटरनेट रिसोर्सेज, ये भी इम्पोर्टेंट मान के चलो, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा साथियों। नैन्सी बी ओल्सन जो कैटालॉगिंग इंटरनेट रिसोर्सेज है, यह किस पे बेस्ड है? तो WCR2 एंड मार्क है ना, दोनों WCR2 और मार्क दोनों पे बेस्ड है साथियों, है ना। क्वेश्चन नंबर 76 हो चुका है साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेज इज नॉट फाउंड इन थिसोरी। थिसोरी के अंदर कौन सा इंडेक्स नहीं पाया जाता है साथियों? तो इसका सही जवाब है ऑथर इंडेक्स एंड टाइटल इंडेक्स। कौन सा? ऑथर इंडेक्स एंड टाइटल इंडेक्स, आप नोट डाउन कर लेना साथियों। तो इसमें हियरार्चिकल इंडेक्स भी पाया जाता है, ग्राफिकल भी पाया जाता है, परम्यूटेड, लेकिन ऑथर और टाइटल इंडेक्स इसमें नहीं पाया जाता। नोट डाउन कर लेना ऑप्शन क्या इसका सही आंसर होगा। ऑथर इंडेक्स भी दे सकता है, टाइटल इंडेक्स भी दे सकता है, यह नहीं पाया जाता थिसोरी के अंदर ना, ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर डी ऑप्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन, हु डेवलप्ड क्लोसोर्स ए वोकेबलरी कंट्रोल टूल। ए वोकेबलरी क्लोसोर्स ए वोकेबलरी कंट्रोल तो टूल है कौन सा? क्लोसोर्स। ये है किसने डेवलप किया साथियों? तो जी भट्टाचार्य ने, है ना, गणेश भट्टाचार्य। जी भट्टाचार्य का पूरा नाम क्या है? गणेश भट्टाचार्य। और ये जो क्लोसोर्स है ये किसके लिए डेवलप किया था इन्होंने? तो पॉप्सी के लिए, है ना, पॉप्सी आपको पता ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। इन UDC द साइन यूज्ड फॉर कॉमन ऑक्सिलरी ऑफ लैंग्वेज। साथियों आपको पता है ये UDC दो भागों में विभाजित है, कॉमन ऑक्सिलरी और स्पेशल ऑक्सिलरी, है ना। तो जो कॉमन ऑक्सिलरी है उसमें जो भाषा है उसके लिए कौन सा? तो उसके लिए हम इक्वल साइन यूज में लेते हैं। 79 में ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 80। आइडेंटिफाई द डबलिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट दैट इज नॉट रिलेटेड टू द रिसोर्स इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। साथियों आपको एक चीज़ बताऊंगा, अभी MPPSC का हाल ही में MPPSC का एग्ज़ाम हुआ है, कब? 9 जून को, है ना, 9 जून 2024 को। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसमें सेम क्वेश्चन नहीं आया था साथियों। उसमें किस प्रकार से पूछा गया था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डबलिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट है उसमें कौन कौन से है ना। तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन से हैं, तो उसमें ऑप्शन में था कौन सा? एक तो था पब्लिशर और एक कंट्रीब्यूटर, ऐसे दो ऑप्शन दिए थे जो बिल्कुल सही थे, है ना। लेकिन कई बच्चों ने इसमें टाइटल कर दिया। टाइटल नहीं होगा साथियों, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप ध्यान रखो, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें किस किस का योगदान है ना। तो वही डबलिन कोर मेटाडेटा तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा का नाम लेते हैं भाई। बौद्धिक संपदा से संबंधित कौन? तो टाइटल से कोई इससे कोई संबंध नहीं है टाइटल से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। किससे? तो एक क्रिएटर होता है किसी भी चीज़ का, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है। पब्लिशर का हो सकता है, कंट्रीब्यूटर का हो सकता है, लेकिन टाइटल का नहीं हो सकता। और इसमें अगर नहीं पूछा है तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। विच इंटरनेशनल ट्रीटी फोकसेज ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर कॉपीराइट अक्रॉस मेंबर कंट्री। तो कौन सा है साथियों? साहित्यिक और जो आर्टिस्टिक वर्क है उसके लिए कौन सा है साथियों? तो बर्न कन्वेंशन, है ना। कौन सा? बर्न कन्वेंशन कब हुआ था? 1886 में, है ना। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी व्हाट डज ट्रिप्स स्टैंड फॉर। ट्रिप्स जो ट्रीटी है वो 1996 के अंदर अडॉप्ट की थी। क्या? ट्रिप्स ट्रीटी की बात कर रहे हैं। अब ट्रिप्स जो स्टैंड है किसके लिए है? स्टैंड है ये
ट्रिप्स, तो ट्रिप्स है, देखो ऑप्शन नंबर 1 ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड इसमें गलत हो जाएगा साथियों। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज, ये भी गलत है। ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड, ये भी गलत है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। आपको यहाँ पे एस देख के लास्ट में एस वाला नहीं करना है साथियों, ये एस है राइट्स के जो एंड में एस है उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना साथियों। आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हमारे को जो है आगे क्वेश्चन हल करने हैं ना। तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द विपो कॉपीराइट ट्रीटी। जो विपो कॉपीराइट ट्रीटी है ना साथियों, कौन सी, विपो कॉपीराइट ट्रीटी है ना। जो विपो कॉपीराइट ट्रीटी है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन, नहीं। अडेप्टिंग कॉपीराइट प्रिंसिपल ऑफ द डिजिटल एनवायरनमेंट, यह सही हो सकता है। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, नहीं। इनहेंसिंग पेटेंट प्रोटेक्शन ट्रेड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये अडेप्टिंग कॉपीराइट प्रिंसिपल टू द डिजिटल एनवायरनमेंट, डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर कब, 1996 के अंदर है ना, डिजिटल एनवायरनमेंट के लिए। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 इन इंडिया। जो 1970 का पेटेंट एक्ट है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों, तो वो प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, यह है बर्न कन्वेंशन का प्रमुख उद्देश्य, यानी ये नहीं है। ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट टू इन्वेंटर, बिल्कुल ये हो सकता है। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर ट्रेडमार्क, नहीं। प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द कॉपी लेफ्ट मूवमेंट इज एसोसिएट विथ, साथियों अभी हाल ही में एमपीपीएससी में जो मैं बता रहा था असिस्टेंट प्रोफेशनल लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम है उसमें सेम पूछा गया कि द कॉपी लेफ्ट किसके लिए है ना, उसमें ये पूछा गया था कॉपी लेफ्ट किसके लिए है, तो वो था किसके लिए, ओपन सोर्स के लिए है ना, ओपन सोर्सेज के लिए। तो जो इसमें 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट डज गेट प्राइमरली डील विथ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। गेट प्राइमरली प्राथमिक रूप से किसके लिए है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। तो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, नहीं। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिल्कुल हाँ। गेट किसके लिए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉपीराइट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, यूसीसी। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों, तो देखो अडेप्टिंग कॉपीराइट प्रिंसिपल टू द डिजिटल एनवायरनमेंट, नहीं। प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन, यस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 87 का क्या है सही जवाब, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपीराइट, जो इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन है उसको प्रमोट करना, किसका, यूसीसी का। यूसीसी का प्रमुख उद्देश्य यानी यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन का प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक फोकस किस पे है पेरिस कन्वेंशन का, तो पेरिस कन्वेंशन जो है कब आया था, तो साथियों ये याद रखना 1883 में। बर्न कन्वेंशन 1886 में, दोनों कन्वेंशन आपको याद रखने हैं। ये तो बर्न कन्वेंशन 1886 में और जो पेरिस कन्वेंशन है ये कब आया था, 1883 में। यानी पहले कौन सा आया था, तो पेरिस कन्वेंशन आया था 1883 में। तो उसका उद्देश्य क्या था, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क, यानी
जो औद्योगिक कार्य हैं उनको प्रोटेक्शन करना। और जो हमारा 1886 था वो था साहित्यिक कार्यों को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी ने आर्टिस्टिक वर्क किसके लिए था, बर्न कन्वेंशन के लिए। और यहाँ पे बात हो रही है पेरिस कन्वेंशन की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेरिस कन्वेंशन। जो पेरिस कन्वेंशन है उसके प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है साथियों, तो वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और हम इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है वर्तमान में, जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में वीपो की स्थापना हुई थी साथियों। आपको याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। चूँकि आपको मैंने बताया कि MPPS में अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे सेम डिट्टो पुटअप हुए हैं, तो आप ये कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि नहीं सर आपने तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, क्योंकि वो एग्ज़ाम पहले हो चुका है साथियों। चूँकि मेरे पास समय के अभाव के कारण से मैं ये टेस्ट सीरीज पहले नहीं ला पाया, वरना आपको मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ये क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करो, और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपको खुद को हकीकत पता चल जाएगी कि सर ने कितनी मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं। और हमारे एग्ज़ाम के अंदर डिट्टो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बिल्कुल आसपास से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं साथियों। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया था, किसका पूछा, कॉपी लेफ्ट वाला क्वेश्चन आया था, उसके बारे में बताया था कि इसमें ये ऐसे पूछा था, कॉपी लेफ्ट का डायरेक्ट ओपन सोर्स वाला है ना। तो इसी तरीके से थोड़ा आगे पीछे घुमा के उस क्वेश्चन को पूछेंगे, बाकी इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, इसको आपको कभी मिस नहीं करना है साथियों, अन्यथा फिर जब चिड़िया चुग गई खेत तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर बाद में आप इनको पढ़ लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आने वाले एग्ज़ाम से पहले इस क्वेश्चन सीरीज़ को अच्छे से रीड आउट कर लो। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं साथियों, ये आपके सामने हमेशा रहेगा, है ना। यूट्यूब पे चैनल पे, हमारे चैनल पे ये रहेगा, तो आप इसको बार बार देखें ताकि हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आए। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90, विच अमेंडमेंट टू द पेटेंट्स एक्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट पेटेंट फॉर फार्मास्यूटिकल के लिए, किसके लिए, पेटेंट फॉर फार्मास्यूटिकल के लिए, कौन सा, पेटेंट एक्ट भारत में कब आया था, 1970 के अंदर, है ना। तो इसमें अमेंडमेंट हुआ था अभी हाल ही में, नवीनतम अमेंडमेंट इसका जो है इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है 2005 का, है ना साथियों, याद रखना। ये अमेंडमेंट जो है नेक्स्ट एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है, लेटेस्ट अमेंडमेंट पेटेंट एक्ट का, है ना। तो कब, 2005 में। तो 90 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेशनल लाइब्रेरी मिशन के लिए, तो आप सबको पता ही है कौन सी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1972 22 मई को, है ना। कब, 22 मई 1972 को। और 22 मई को ही क्यों, तो 22 मई के दिन, 22 मई 1772 में राजा राम मोहन राय जी का जन्मदिन था। उसी दिन उनकी याद में 200 साल बाद में, यानी 22 मई 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, 22 मई 1972, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 200वीं जन्म पे, कौन से, 200, है ना, ध्यान रखना साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, विच एक्ट इम्पोज्ड फीस फॉर पर्पज ऑफ लाइब्रेरी सर्विस के लिए फीस, कौन सी लाइब्रेरी एक्ट में, तो राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था साथियों, 2005-06 में, है ना। उड़ीसा 2001 में, उड़ीसा और गुजरात दोनों में 2001 में। और उत्तरांचल या उत्तराखंड हम कह सकते हैं इसको, 2008 में। और गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, तो 1993 के अंदर, है ना। तो इनमें से किस में फीस का प्रावधान है, तो गोवा में है, और किसी में, इन तीनों में फीस का प्रावधान नहीं है साथियों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, RNI आपने देखा होगा, कई सारे जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं उनके पास जो माइक होता है उस पर RNI लिखा होता है, तो वो है RNI की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है नेक्स्ट एग्जाम में, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, है ना, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया।
तो इसके क्रिएटेड एंड स्टार्टेड है ना, कब इसकी स्थापना हुई थी तो 1956 में है ना, कब 1956 में RNI की स्थापना कब हुई थी 1956 में इसने, और 1956 से इसने कार्य प्रारंभ कर दिया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी का पहला चेयरमैन कौन सा था। तो देखो साथियों 1956 में यूजीसी ने जब कार्य प्रारंभ किया तब इसके पहले चेयरमैन था CD देशमुख। कौन था, CD देशमुख। 94 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95, द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA, इसकी स्थापना ILA की कब हुई थी साथियों 1973 में है ना, सितंबर 12-13 सितंबर 1933 को है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर। ILA का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है ना। क्वेश्चन नंबर 96, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है विश्व का, तो ALA, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म ALA में जानते हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और इसकी स्थापना 1876 में किसके प्रयासों से, तो मेलविल डेवी के प्रयासों से। किसके प्रयासों से, मेलविल डेवी के प्रयासों से ALA की स्थापना 1876 में है ना। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 97, द UGC एस्टेब्लिश्ड एन इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फिल्मिनेट प्रोग्राम विच हेडक्वार्टर एट। इसका मुख्यालय कहाँ है, इन्फिल्मिनेट का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है ना। अहमदाबाद में अगर मैं पूछूं इन्फिल्मिनेट का वर्तमान जो मुख्यालय है वो है जो गांधीनगर का एक शहर है, गांधीनगर नामक शहर में, अहमदाबाद सिटी के अंदर ही यह गांधीनगर शहर पड़ता है ना। गांधीनगर में कहाँ पे है इसका मुख्यालय इन्फिल्मिनेट का, तो गांधीनगर में है ना। 97 में ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन इज विद्वान। विद्वान क्या है, एक डेटाबेस है साथियों। आप ध्यान रखना, नेक्स्ट एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये पूछा जा सकता है कि विद्वान क्या है, व्हाट इज़ विद्वान। विद्वान क्या है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, रिपोजिटरी क्या है, तो ये एक डेटाबेस है साथियों। न रिपोजिटरी है, न सिस्टम है, न सॉफ्टवेयर है। विद्वान क्या है, डेटाबेस। तो विद्वान डेटाबेस का निर्माण किसने किया, इन्फिल्मिनेट ने किया। किसने किया, इन्फिल्मिनेट ने। और है क्या है ये, तो ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ए नेटवर्क ऑफ रिसर्चर एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। और ये किस लेवल का है साथियों, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। तो न इंटरनेशनल लेवल का है, न स्टेट लेवल का है, यह है नेशनल लेवल का एक डेटाबेस है साथियों। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कई तरह से आपको घुमा के कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये एक नेशनल लेवल का डेटाबेस है ना। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीवेशन DRTC। DRTC का फुल फॉर्म क्या है साथियों, तो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में DRTC का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। कहाँ है इसका मुख्यालय, बेंगलोर में। और DRTC की स्थापना में प्रमुख प्रयास किसका था, तो SR रंगनाथन का था। और DRTC की स्थापना कब हुई थी भारत में, 1962 में। कहाँ पे, बेंगलोर शहर के अंदर है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है DRTC, लाइब्रेरी साइंस के हिसाब से DRTC का काफ़ी योगदान है, इसलिए ये हर एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना DRTC के बारे में साथियों। अगर देखो साथियों, ये क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से हर तरह से अलग अलग क्वेश्चन आपको निकाल के दे रहा हूँ। तो साथियों इसी तरह से हम लगातार सीरीज़ लाते रहेंगे और आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें से हर एग्ज़ाम में डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन आपको सिखाना नहीं साथियों। मेरा उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक किस तरीके से आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना साथियों। क्योंकि मैंने 2018 से कंटिन्यू इस फील्ड में कार्य कर रहा हूँ साथियों, तो उस हिसाब से मैंने आज तक अभी जस्ट एग्ज़ाम दिए, 2
RPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और जो है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन, दोनों में मेरे सिलेक्शन के ये मान के चलो कि फाइनल हो चुका है ना साथियों। अभी वर्तमान में भी मैं लाइब्रेरियन पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट लाइब्रेरियन, स्कूल लाइब्रेरियन में। तो साथियों मैंने दोनों एग्ज़ाम में से पहले ये पता मतलब लगभग मुझे ये पता चल गया था कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर हार्ड पेपर आ रहा है तो सबके लिए आएगा, इजी पेपर है सबके लिए। लेकिन मेरी तैयारी ये थी कि हाँ मुझे यहाँ से ये टॉपिक को तैयार करना है, ताकि इस टॉपिक से ऐसे किसी भी तरह का क्वेश्चन आए वो मैं गलत नहीं करूँगा साथियों। तो काफ़ी अच्छे लेवल की मैंने तैयारी करी है साथियों। तो वही तैयारी मैं चाहता हूँ कि आप सभी करें, है ना साथियों। तो आपको भी वही सीखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अक्सर कैसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन वही है सारे, है ना। बार बार उन्हीं में से आसपास से क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। तो मैं आपको उसी लेवल पे लेकर जाना चाहता हूँ जो सफलता मैंने पाई है साथियों। और आपको पता है मेरा JRF 2020 में हो चुका है ना साथियों, 2020 में। उसके बाद में मैंने नेट का एग्ज़ाम नहीं बैठा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिल सके, है ना। तो मैंने 2021 से लेके 23 तक कोई नेट का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया। अभी 24 में मैं पुनः एक बार फिर से, क्योंकि जो JRF है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है साथियों। तो मेरे 3 साल कंप्लीट हो चुका है। अब पुनः 2024 में मैं JRF के लिए अभी हाल ही में जो है 18 जून को मेरा खुद का भी एग्ज़ाम है, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगा। तो साथियों आपको भी इसी तरीके से लगातार मेहनत करनी है साथियों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन। द नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर यानी इंस्डोक इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। इंस्डोक जो है कौन सी शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में है? न्यू दिल्ली में, है ना इंस्डोक। और वर्तमान में जो है सबसे पहले इंस्डोक का नाम क्या हुआ था? निस्केयर, है ना, निस्केयर। और वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो NICCPR, है ना, NICCPR इसका वर्तमान में नाम है, CPR, है ना। तो नेक्स्ट इस पे निस्केयर इंस्डोक पे मैं आपको एक अलग से अच्छा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये इसमें से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इतना ध्यान रख लेना कि इंस्डोक की स्थापना 1952 में हुई थी। इस पे निस्केयर इंस्डोक पे मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन जो है आपके इंस्डोक से संबंधित है, सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे साथियों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये जो है क्वेश्चन पहुंच सके, वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सबको फ़ायदा मिल सके, है ना साथियों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। तब तक के लिए गुड बाय।